सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से जरूर से जुड़े एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप एंड विजिट सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट। देखो, एक बहुत ही मतलब एक डिलेमा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन के अंदर, एस्पिरेंट्स के अंदर। कई सारे जो मैसेजेस हैं मुझे भी प्राप्त हुए हैं क्योंकि ये जो एग्ज़ामिनेशन है, इस एग्ज़ामिनेशन का जो प्रोसेस है ये कोई छोटा प्रोसेस नहीं है, काफ़ी बड़ा प्रोसेस है। साल भर तो अगर आप सारे स्टेजेस क्लियर करोगे तब भी आपको साल लग जाएगा। और अगर आप किसी भी एक स्टेज में रुक जाते हो, प्रीलिम्स में रुक गए, मेंस में रुक गए या इंटरव्यू में रुक गए, इवन इंटरव्यू में भी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तो अगली बार प्रीलिम्स निकलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। अब लोग अपना समय क्यों देने के लिए तैयार हैं? मतलब कोई 5 साल दे देता है, क्योंकि सब लोग तो नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाते। कोई 5 साल दे देगा, कोई कुछ कितने साल भी दे सकता है। मतलब उसके जब तक अटेम्प्ट चलते हैं वो आपका वो एग्ज़ामिनेशन देता है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो संस्थान के प्रति ट्रस्ट। संस्थान के प्रति ट्रस्ट का मतलब है कि उन्हें पता है कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो मेरा सिलेक्शन होगा, और मेरी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं अगर सही डायरेक्शन में जाएगी, मैं सही चीज़ें पढ़ूंगा तो मुझे रिज़ल्ट भी मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेलेक्ट भी लगातार होते गए हैं। अब आजकल के समय में जो एक डेवलपमेंट हुआ है, महाराष्ट्र का केस जो है उस पर हमने डिस्कशन भी किया था। तो केलकर जो एक है, मतलब अब तो क्या कह सकते हैं कि वो एक ऐसा केस है जो कि कहीं ना कहीं जो यूपीएससी का ट्रस्ट है, यूपीएससी के प्रति जो ट्रस्ट है उसको कहीं ना कहीं उसने डाइल्यूट बहुत अधिक किया है। जहाँ पे यूपीएससी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि उसका एक क्वेश्चन, अगर हम सोचते थे यार इसका आंसर ये होगा और यूपीएससी ने कहा इसका ए नहीं बी होगा, हम मानते थे ए होगा, तो हम लोग मान जाते थे कि यार ठीक है, हो सकता है हमारा ज्ञान की कमी हो। यूपीएससी ने कहा है बी है तो बी ही होगा, इस चीज़ को मानकर चले जाते थे। भले वो चाहे कोई बड़ी संस्थान, कोई किताब, कोई कुछ भी बोले, उसको हम लोग नहीं मानते थे। ये एक ट्रस्ट है जो संस्थान ने क्रिएट किया था। बट वही एक संस्थान आज के टाइम पे ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि कोई अपने पेरेंट्स के नाम बदल कर या अपनी जो डिसेबिलिटी है उसको 40% के ऊपर दिखा के, 7% की डिसेबिलिटी को, 7% की डिसेबिलिटी को 40% के ऊपर, 47% के आसपास डिसेबिलिटी दिखाकर और जो अवेलेबल अटेम्प्ट थे उससे ज़्यादा अटेम्प्ट देकर और सेलेक्ट हो जाना। तो मतलब क्या है कि जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है उसका काफ़ी अधिक डाइल्यूशन हो। और अभी जैसे अगर आप देखोगे उसमें ये भी कहा कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, आप सेलेक्ट हो जाते हो उसके बाद भी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, वहाँ पे भी अब क्या रिपोर्ट आई, लेकिन ये कहा गया कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उसको मिला है उसमें भी हमारी बड़ी संस्था, नेम जैसी संस्थान इन्वॉल्व थी। तो वो किस तरीके से कि क्या मतलब डॉक्टर्स तो आई थिंक इतने एक्सपीरियंस्ड होते ही हैं, और अगर मीडिया रिपोर्ट्स की देखें तो उन्होंने जो है मतलब जो भी लोग पैनल में इन्वॉल्व रहे हों उन्होंने 47% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर लिया, जो कि 7% के आसपास डिसेबिलिटी थी। तो ये सोचने वाली बात है। देखो, इसमें आपका जो ट्रस्ट है वो ज़रूर से डाइल्यूट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इवन ये कहा गया कि यूपीएससी के जो चेयरपर्सन है, मतलब चेयरमैन है, वो रिज़ाइन करने जा रहे हैं। करना भी चाहिए। देखो, इतना बड़ी जो डेवलपमेंट अगर आपके अंडर हो रहा है तो ये आपका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको पोजीशन होल्ड नहीं करनी चाहिए, ये जिम्मेदारी। मतलब आप कोई भी कहें आप इसमें इन्वॉल्व नहीं इन्वॉल्व, वो तो एक अलग बात है, वो एक दूसरी डिबेट है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि ये एक ट्रस्ट जो है उसका बहुत बड़ा डाइल्यूशन हुआ है। और देखो, आज के टाइम पे चीज़ें इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा क्राइटेरिया लेकर आ गए ना कि उसका डॉक्यूमेंटेशन और उस डॉक्यूमेंटेशन को चेक करना, डिफरेंशिएट कर पाना जो है बड़ा मुश्किल काम हो गया है। आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, है ना। नहीं तो मतलब आप प्रिपरेशन कर रहे हो और उस प्रिपरेशन में आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको, और कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि यार मैं सेलेक्ट हो जाता बट मैं इसकी वजह से नहीं हूँ। आपको एक रीज़न मिलेगा, और वो रीज़न शायद आपकी प्रिपरेशन में जो इंटेंसिटी होती ही चाहिए उस इंटेंसिटी को वो आपके ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे आप देखो कितने सारे डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। अगर सबसे पहले तो कैटेगरी है, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आया, ओबीसी आया, SC ST कम्युनिटी आ गया। अब लेकर चलते हैं, जो मान लो ST कम्युनिटी का ही आप ले लो, तो आपको मतलब अगर आपकी इसकी डेफिनेशन पे जाओ, बहुत सारी जाओ, तो बहुत सारी कम्युनिटी को ST में डाला गया, किसी को SC में डाला गया है। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान है, उसके माध्यम से चीज़ें की जाती है। पार्लियामेंट का मतलब अभी हाल में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट था कि ये जो इंक्लूजन है SC में भी अगर किसी को डालना, दैट कैन बी डन बाय द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट।
दूसरा, आप EWS में चले जाओ। EWS में भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जब हम बात करते हैं, अब देखो सरकारी नौकरी कोई करता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर एक फिक्स्ड सोर्स से अगर सैलरी नहीं आ रही है तो उस इनकम को मैनिपुलेट करके और इधर उधर बहुत सारी चीज़ों को करके और वहाँ पे प्रूफ कर देना कि नहीं देखो भले इनकम बहुत अच्छी है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गए। OBC है कोई तो वो जो है अगर वो क्रीमी लेयर में आता है वो कुछ मैनिपुलेशन करके जो है नॉन क्रीमी लेयर में जो फिर वहाँ डिजर्विंग है उनकी सीट आपकी गई। कोई फेक SC, कोई फेक ST, कोई OBC, कोई जो है EWS का फेक सर्टिफिकेट, कोई डिसेबिलिटी का फेक सर्टिफिकेट बना रहा है, ये चलता जा रहा है। क्रीमी लेयर में तो आप मानो कि आप आसपास भी हाथ इधर उधर मारोगे ना, आप खुद को पता चल जाएगा यार ये कैसे क्रीमी लेयर में नहीं आया, इसको कैसे मिल गया, ये है। और इससे ट्रस्ट डाइल्यूट हो रहा है। देखो पर्पस इन पॉलिसीज़ का ये नहीं था कि जो मतलब उसको कोई अपने एडवांटेज के लिए ले जाए। अब क्योंकि समाज इतना अधिक पोलराइज्ड हो गया है, पॉलिटिकल पार्टीज इतना अधिक पोलराइज्ड हो गया, हम एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं, तो इन चीज़ों में रिफॉर्म करने से लोग डरते हैं। लेकिन रिफॉर्म तो देखो करना चाहिए। अगर हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो ये जो, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, इसको कहाँ कहाँ से आप प्रूफ करोगे। एक जगह पटवारी से लेके तहसीलदार से लेके SDM से लेके फिर वो चीज़ें जो है UPSC तक जाएंगी। अब UPSC वहाँ से वेरीफाई करवाएगा, अब कितना वेरिफिकेशन होगा, कितनी जगह वहाँ पे अगर आप 10 का वेरिफिकेशन कराओगे तो 3-4 छूट ही जाएंगे। अब पता चलेगा धीरे धीरे, आप चेक करो, आप देखोगे हर साल का लिस्ट निकालो ना, कोई अगर ईमानदारी से उनका वेरिफिकेशन अगर करोगे ना, चाहे कोई भी कम्युनिटी लेकर चलो, आप कोई भी चीज़ों का लेकर चलो, कहीं ना कहीं जो ऑथेंटिसिटी है उस सर्टिफिकेशन का, उसमें कहीं ना कहीं आपको 10 में से 1 या 2 केस मिल जाएंगे। अब ये चीज़ें देखनी है कि ये 1 या 2 केसेस को हम कैसे रोकें। इस पर आप ये मत समझना कि पॉलिसी में कोई है, पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में हमें वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे UPSC ने जो अपना सीना जो है बहुत हद तक थपथपा, मतलब सीना जो है बहुत एकदम आप कह सकते हो कि चौड़ा करके, और कोई चीज़ मानने का नहीं कि आंसर की जो है आंसर कीज़ जो है नहीं दिखानी, आंसर कॉपीज़ जो है जो लिखते हैं वो नहीं दिखानी, और इंटरव्यू कैसा होता है, क्या बेसिस होता है उसका कुछ पता नहीं। तो मतलब सब चीज़ें चल रही हैं। अब लोगों का ट्रस्ट इतना अधिक है, हम मानते चले गए, ऐसा तो नहीं माना नहीं है, सब मानते हो, आज भी ट्रस्ट बना रहे। लेकिन ये जो केस हुआ है, अभी एक न्यूज़ में आ रहा है कि बोले कोई EWS में है, उसने भी फेक ऐसा करवा लिया है ना। तो ये जो केस है, जो महाराष्ट्र वाला ये केस है, इसने एक ना एक तरीके से जो है ट्रस्ट को बहुत अधिक डाइल्यूट आपका किया है। और कई बच्चे तो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं तो एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन छोड़ रहा हूँ। मैं आपको कहूँगा कि देखो, अगर आपने समय दिया है तो ऐसा नहीं कि सारे सिलेक्शन ऐसे ही हो रहे हैं, कुछ गिने चुने ऐसे अगर हुआ है तो उस सिस्टम को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन आप ये मानकर चलो कि अपने प्रिपरेशन में आपको, अगर आप चाहते हो, ठीक है, देखो अगर आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी है तो उस पर आप देख सकते हो, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन बीच में छोड़कर जा रहे हो सिर्फ इस केस की वजह से, तो ऐसा नहीं करना है। ज़रूरी है कि थोड़ा सा पेशेंस रख के अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलना है। हाँ, अभी जैसे UPSC APFC के बारे में कई बच्चे मुझे भी मैसेज उन्होंने किया है, बोला APFC के एग्जामिनेशन में XYZ हुआ। तो एक मतलब ये चीज़ें अगर कोई कह रहा है ना, तो जैसे अब आप देखो इलेक्शन होता है, इलेक्शन में कोई कैंडिडेट कह देता है यार ये जो बूथ है उसमें भी गड़बड़ी हुई है, होती तो है ना, ऐसा तो नहीं होती है। तो किसी सेंटर में अगर कुछ गड़बड़ी हुई है एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो उसको ऐसे इग्नोर नहीं कर देना यार कि मैं तो कुछ जो है, मैं कोई एग्ज़ाम ले रहा हूँ तो मतलब UPSC सोचे कि मैं अगर एग्ज़ाम ले रहा हूँ तो मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा तो अगर होता तो इतनी बड़ी गलती तो नहीं होती। अगर आप किसी के सर्टिफिकेट की फेकनेस चेक नहीं कर पा रहे हो तो सेंटर में कोई गड़बड़ी ना हो, उसको पूरे तरीके से फुल प्रूफ कर सको, तो वो तो मतलब एक ना एक गलती हो सकती है। और अगर बच्चे लगातार कह रहे हैं कि यार गड़बड़ी हुई है किसी लेवल पे, तो उसको एक बार रीचेक करने में क्या है, इसमें चीज़ों को ईगो में लेने की क्या ज़रूरत आपको पड़ जाती है। तो यहाँ पे देखो, हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं, हम कोई चाइना में नहीं रहते हैं, हम कोई रशिया में नहीं रहते हैं, हम एक भारत में रहते हैं जहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। और जब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो वहाँ पे सबसे ज़रूरी डेमोक्रेटिक संस्थाएं हैं, और उन संस्थाओं पे ट्रस्ट सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी कारणवश अगर उस ट्रस्ट जो है डाइल्यूट होता है तो वहाँ रिफॉर्म्स हमें लाना पड़ेगा ऐसी संस्थाओं के प्रति, और रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे।
जिस तरीके से पेपर लीक के केसेस आपके चल रहे हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट को भी बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि इस एग्जामिनेशन प्रोसेस को, हर एक लेवल के एग्जामिनेशन प्रोसेस को हम कैसे और अधिक ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, कैसे ये जो आपके अलग अलग एग्जामिनेशन होते हैं उसमें कैसे चीज़ों को सही कर सकें, जिससे कि एक सही जो स्टूडेंट, मेरिट बेस्ड स्टूडेंट जो है वही सेलेक्ट हो, ना कि कोई चीटिंग करके, कोई कुछ करके जो है सेलेक्ट हो गया। पूरे सिस्टम आप देखो, राजस्थान आ जाओ यहाँ पे, मतलब ये जो अभी एग्जामिनेशन आया एसओजी बनी है और उसमें पता नहीं कह रहे हैं 5 साल में जितने एग्जामिनेशन हुए सब में चीटिंग माफिया ने सिलेक्शन करा दिया। अब सोचो वो लोग जो सिस्टम में बैठे हुए हैं उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, वो क्या मतलब बहुत बड़ा कुछ काम कर देंगे। तो ये क्या है, ये एक जो डिफरेंट कैटेगरीज के सर्टिफिकेशन है ना, जो मतलब जिस तरीके से इन्हें अवेल करना चाहिए, उस प्रोसेस को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। नहीं, इसका बेनिफिट गलत तरीके से लगातार आपका होता जा रहा है। पेपर लीक कैसे रोका जाए इस डायरेक्शन में भी देखना है, ये ज़रूरी है। अदरवाइज देखो, यूथ है, अगर मान लो लोगों का एस्पिरेशन होता है डेवलपिंग सोसाइटी में, ये बहुत ज़्यादा ही एस्पिरेशन होता है। जब हम गवर्नमेंट जॉब्स की बोलते हैं तो वहाँ पे भी एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। तो जब एस्पिरेशंस हैं तो डेवलपिंग सोसाइटी में, तो डेवलपिंग सोसाइटी में ये भी बेसिस है कि संस्थाओं के प्रति ट्रस्ट बना रहे। ट्रस्ट बना रहेगा तो वो आगे जो है पढ़ेंगे, लोग आगे बढ़ेंगे, देश भी आगे बढ़ेगा, अच्छे लोग सिस्टम में जाएंगे। और अगर ट्रस्ट रिड्यूस होगा तो अच्छे लोग अपने आप कहीं साइडलाइन हो जाएंगे, कहीं चले जाएंगे। अगर किसी के पास टैलेंट है तो कोई रुकने से तो रहा नहीं, वो जाएगा किसी और देश में काम कर लेगा। आप टैलेंट होल्ड नहीं कर पाओगे तो कोई कहीं और चला जाएगा। ज़रूरी है क्यों, तो ये थोड़ा सा देखना है हमें। ब्यूरोक्रेसी में भी अच्छे लोग चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे लोग चाहिए, हर जगह अच्छे लोग चाहिए। अब हम ये देखें कि कैसे फेकनेस, कैसे ये फ्रॉड जो है एग्जामिनेशन का पेपर लीक, इसको कैसे रोक सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो है कि मतलब फिर बच्चा क्यों तैयारी करेगा, फिर वो सोचेगा यार कोई ऐसे लोग मिल जाए, कोई सर्टिफिकेट बना दे, कोई जो है पेपर दिलवा दे या कोई कुछ कर दे, वो मिल जाए किसी को और अपना सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कई सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब हम लोग क्या है कि एज अ टीचर के रूप में, एजुकेटर के रूप में हम लोग का भी काम है कि बातों को रखना। एटलीस्ट कई बच्चा जो एक रूम के अंदर बैठा हुआ है ना, मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में, वो रूम के अंदर बैठा होगा, अब वो उसका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, उसका मेंस नहीं निकल रहा है। कई लोग हो सकता है इंटरव्यू में 1 नंबर से रह गए हों, जो कई ऐसे सिलेक्शंस जो हुए होंगे, कहीं ना कहीं बहुत सारे मतलब उनकी जगह कोई अच्छे लोग सेलेक्ट हो सकते थे, उनकी सीट तो वो ले गए। तो अब आप खुद सोचो कि उसकी मनोदशा क्या होगी। उस रूम के अंदर बैठा बच्चा जब घर से पैसा मांग रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और जब वो ये देखता है यार कि मतलब ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो वो सोचेगा कि यार मैं मेहनत करूँ कि नहीं, ये छोड़ देता हूँ, मेरे माँ बाप के पैसे जा रहे हैं, तो मुझे मेहनत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये तो उसके मन के अंदर आएगा ना। तो देखो, वो ट्रस्ट जो है ना, वो मेंटेन करना ज़रूरी है। उस ट्रस्ट को मेंटेन अगर हम करेंगे तो वो बच्चा मेहनत करेगा, है ना। अगर वो इसमें मेहनत करके रह जाता तो कुछ और मेहनत करके कहीं ना कहीं खड़ा होगा। नहीं तो क्या है, वो नेगेटिविटी उसके माइंड में इतनी हावी हो जाएगी, तो हो सकता है कि मतलब जो वो कंट्रीब्यूशन कर सकता है, वो कंट्रीब्यूशन सोसाइटी या देश के प्रति वो ना कर पाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। इस डायरेक्शन में इवन सारे टीचर्स हैं, मैं तो ये उनसे सभी से अनुरोध करूँगा कि आप कोई ना कोई वीडियो बनाएं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, कि आप ऐसा मत सोचो कि सारा सिस्टम में ऐसा ही दिक्कत है, प्रिपरेशन हम छोड़ देंगे, हम प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको मेहनत करते रहना है। अभी ये चलो एक केस उजागर हुआ है, हो सकता है और केस उजागर हो, और उस स्थिति में जो रिफॉर्म्स हैं उसका एक धारा चालू हो, और अगर रिफॉर्म्स अच्छे से होंगे तो चीज़ें ज़रूर से अच्छी होंगी। ठीक है, ये मेरा एक है आपके साथ कि आप लोग जो है तैयारी करें, पढ़ते रहें, अपने प्रिपरेशन को ना रोकें। अगर आपको कोई अल्टरनेटिव मिलता है तो आप देख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आपका क्या मतलब गोल के प्रति आपका क्या सोच है, उसके बेसिस पर आप कर सकते हैं। प्रिपरेशन करते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।